बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ऋजुरेखीय पथ पर गति मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन को डिस्कस किया और इस एक तरह से वो चैप्टर समाप्त हो गया। उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया है जिसको कहते हैं आपेक्षिक गति, रिलेटिव वेलोसिटी, और वो हम इस चैप्टर में लेंगे क्योंकि उसमें हम वेक्टर मतलब सदिशों के आधार पर जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है सारा वीडियो A to Z शुरू से अंत तक देखते होंगे और समझने की कोशिश करते होंगे। यदि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और उसको हम दोबारा मौका लगने पर निश्चित रूप से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज हम एक नया बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका कि फिजिक्स में और भी चैप्टरों में लगातार प्रयोग होगा। जहां पर भी सदिश की बात आएगी, सदिश राशि की बात आएगी, तो वहां पर इस कॉन्सेप्ट को लगाया जाएगा जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने छोटी क्लास में भी सदिशों के बारे में पढ़ा होगा, शायद 9th में पढ़ा हो कि सदिश राशि क्या होती हैं, अदिश राशि क्या होती हैं। उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यदि नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए। देखिए, अदिश राशियां भौतिक विज्ञान में राशियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक वो राशियां जिनको कि हम अदिश राशि कहते हैं, अदिश, जिसको इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये वो राशियां हैं जिसमें कि केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, इससे दिशा का कोई महत्व नहीं है। तो ऐसी सभी राशियां जिसमें कि केवल परिमाण हो, दिशा न हो, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। और जैसे कि द्रव्यमान उदाहरण के लिए, और चाल, घनत्व, दूरी, ये क्या है? अदिश राशियां हैं। इनमें दिशा का ज्ञान होना कोई जरूरी नहीं, केवल इसका परिमाण हमें पता होना चाहिए। द्रव्यमान कितना है? 10 किलोग्राम है। चली गई दूरी 5 किलोमीटर है, 2 मीटर है। तो इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन एक दूसरी प्रकार की राशियां हैं जिनको कि हम सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। उनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, यानी परिमाण तथा दिशा दोनों होती हैं। और ऐसी राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। जैसा कि हमने पीछे भी बताया है कि जैसे विस्थापन में दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। स्थिति, किसी की स्थिति बतानी है तो वहां भी दिशा की जरूरत पड़ेगी। बल लग रहा है, किसी दिशा में लग रहा है, ये भी मालूम होना जरूरी है। तो इस तरह से कुछ ऐसी राशियां हैं जिनमें कि हमें दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। परिमाण तो मालूम ही होगा, दिशा भी मालूम होनी चाहिए, तभी हम उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान समझो प्राप्त कर रहे हैं। तो दिशा और परिमाण दोनों यदि है किसी राशि में तो उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। और ये सदिश राशियां तभी होंगी जब ये सदिशों के योग के नियमों का पालन करेंगे। यदि किसी राशि में दिशा है लेकिन वो सदिशों के योग का नियम पालन नहीं कर रही है, सदिशों का योग का नियम अभी हम डिस्कस करेंगे, 2 नियम हैं। तो यदि वो सदिशों के योग का नियम पालन नहीं कर रही है तो दिशा होते हुए भी वो सदिश राशि नहीं कही जाएगी। उदाहरण के लिए विद्युत धारा में दिशा होती है, किस दिशा में विद्युत धारा बह रही है, और परिमाण तो होता ही है कि कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा एक ऐसी भौतिक राशि है जिसमें दिशा भी है और परिमाण भी है। लेकिन इसके योग निकालते समय हम सदिशों के योग के नियमों का पालन नहीं करते हैं, इसलिए विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि होने के लिए जरूरी है कि वो सदिशों के योग के नियमों का पालन जरूर करे, तभी वो सदिश राशि कहलाएगी। अन्यथा दिशा होते हुए भी उसको हम सदिश राशि नहीं कहेंगे।
ये बातें हमने सब बोर्ड पे लिख रखी हैं, आप नोट कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि आप अपने नोट्स बना लीजिए, कुछ थोड़ी यहाँ से बोर्ड से आप नोट करते रहिए, और जिससे कि आप जो है बिना मोबाइल के कभी भी उनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैंने लिख रखा है कि अदिश राशि क्या होती है। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, उनमें दिशा नहीं होती, ऐसी राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे कि द्रव्यमान है, दूरी है, समय है, चाल है आदि। फिर उसके बाद सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, ऐसी राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे कि बल है, विस्थापन है, स्थिति है, त्वरण है आदि। यदि कोई भौतिक राशि सदिश है तो उसकी दिशा का होना अनिवार्य है, परंतु यदि किसी भौतिक राशि की दिशा है तो उसका सदिश होना अनिवार्य नहीं है। सदिश राशि होने के लिए दिशा होना जरूरी है, लेकिन बताया गया है कि यदि किसी भौतिक राशि की दिशा है तो उसका सदिश होना अनिवार्य नहीं है। और यहाँ पर वही उदाहरण है जैसा कि विद्युत धारा के बारे में मैंने बताया। विद्युत धारा ली गई है जिसमें कि परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, परंतु यह सदिश नहीं है, क्योंकि यह सदिशों के योग के त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज नियम का पालन नहीं करती। जब धाराओं को जोड़ा जाता है तो ये सदिशों के जो योग के नियम हैं उनका पालन करती ही नहीं है, इसलिए विद्युत धारा एक सदिश राशि नहीं है। तो ये बात हुई। अब हम सदिश राशियों को कैसे व्यक्त करते हैं इसकी बात करेंगे। तो ये नोट कर लिया होगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि हो सकता है कि आप लोगों ने ये सब पहले पढ़ा हो, एक बार रिवाइज हो जाएगा। देखिए, सदिशों को व्यक्त करने के लिए सदिश राशियों के व्यक्त करना हमने यहाँ पर लिख भी रखा है। सदिश राशियों को कैसे व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इन राशियों को व्यक्त करने के लिए हम तीर का प्रयोग करते हैं, और तीर की जो लंबाई होती है वो सदिश राशि के परिमाण को प्रदर्शित करती है कि कितनी उसकी वैल्यू है। जैसे हमने लिखा सदिश, ये एक तीर बनाया और यहां लिख दिया और अक्षर लिखा ए, और ए के ऊपर भी तीर का निशान बना दिया। इसको पढ़ेंगे सदिश ए, वेक्टर ए। और ये लंबाई जो है इसकी वो इस सदिश के परिमाण के बराबर है, उसकी वैल्यू के बराबर है। और दिशा, तीर की दिशा या कहें ये बाणाग्र है, ये दिशा प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से हमने एक तीर इधर बना दिया, तो ये वेक्टर बी यानी सदिश बी को प्रदर्शित कर रहा है, और ये सी लिख दिया और सी के ऊपर तीर का निशान बनाया, ये सदिश सी को प्रदर्शित कर रहा है। तो तीर द्वारा हम सदिशों को व्यक्त करते हैं, और तीर की लंबाई उसके परिमाण को प्रदर्शित करती है। तो ये तो हुआ व्यक्त करना। अब हम जैसे मान लिया लिख दिया पी क्यू, इसको भी हम कहेंगे पी क्यू। यहां पर लिखा पी, यहां लिखा क्यू, तो पी क्यू भी सदिश है। सदिश पी क्यू, सदिश ए, वेक्टर ए, वेक्टर पी क्यू, वेक्टर बी, वेक्टर सी, जैसा भी वेक्टर भी कह सकते हैं और लिख भी सकते हैं, वेक्टर हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम सदिशों को प्रदर्शित करते हैं, लिखते समय ध्यान रखते हैं, है ना। तीर का निशान लगाना जरूरी है किसी भी वेक्टर। जैसे आर एस लिखा तो वेक्टर आर एस है ना, तो आर से एस की तरफ इसकी दिशा होगी, जैसे कि यहां पर पी से क्यू की तरफ दिशा है। अब जो है यहाँ पर फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में बहुत सी जगह पर हमें वस्तु की स्थिति, जिसको हम पोजीशन कहते हैं इंग्लिश में, स्थिति को व्यक्त करना होता है कि वस्तु कहां पर है, उसकी स्थिति बतानी है। तो उसको, उसकी स्थिति बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट मतलब संदर्भ बिंदु चाहिए होता है। जैसे हमें किसी की पोजीशन बतानी है, किसी व्यक्ति की बतानी है, या किसी को एड्रेस बताना है, तो हम बताएंगे ना कि एक फेमस जगह को लेंगे और बताएंगे कि इससे जो है इतनी दूर पर, इतनी इस दिशा में आपको जाना है। यानी उस फेमस जगह के जो है को लेकर के, उसको संदर्भ बिंदु मान करके हम किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति को बताएंगे।
तो वो संदर्भ बिंदु रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है, और वो रेफरेंस पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिससे कि सब अवगत हों, है ना। तो यहां पर हम संदर्भ बिंदु जो लेते हैं वो मूल बिंदु लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ाया गया होगा कि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो ये दोनों अक्ष जहां पर एक दूसरे को काटते हैं उसको हम मूल बिंदु 0 0 कहते हैं। तो यदि हमें किसी वस्तु की स्थिति व्यक्त करनी है तो मूल बिंदु के को संदर्भ बिंदु लेते हुए इसके सापेक्ष हम उस वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित कर देते हैं। तो किसी वस्तु की स्थिति प्रदर्शित करने के लिए हमें स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश की जरूरत होगी। जैसे कि यहां पर एक चित्र बनाया गया है, देखिए ये चित्र बना हुआ है, यहां पर x और y तल है। जैसे ये बोर्ड क्या है, बोर्ड जो है 2 डायमेंशनल द्विविमीय तल है, जिसमें ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो इस तल में यदि कोई वस्तु गति कर रही है, इसका मतलब उसकी गति जो है द्विविमीय है, 2 डायमेंशनल है। अब यदि वो मान लिया x अक्ष के अनुदिश कर रही है, तब तो वो एक जो है विमीय हो जाएगी, और y अक्ष के अनुदिश कर रही है तो भी वो एक विमीय हो जाएगी। लेकिन यदि बीच में ऐसे गति कर रही है जिसमें कि x और अक्ष और y अक्ष दोनों बदल रहे हैं, तो वो उसकी गति द्विविमीय 2 डायमेंशनल हो जाती है। तो यहां पर जो चित्र दिखाया गया है, तो वो एक्स वाई तल में हमने x अक्ष को दिखाया और y अक्ष को दिखाया। अब हमें किसी वस्तु की स्थिति व्यक्त करनी है और मान लिया गया है कि समय t1 पर किसी क्षण पर वस्तु P बिंदु पर है, तो हमें इसको स्थिति सदिश के द्वारा दर्शाना है। तो मूल बिंदु से P को मिलाएंगे, है ना, मूल बिंदु को P से जोड़ देंगे कि वस्तु कहां पर है, P बिंदु पर है। ये P बिंदु पर वस्तु है t1 समय पर, तो O को P से मिला दीजिए। तो ये जो तीर का निशान हमें प्राप्त हुआ OP जो है वस्तु की P बिंदु पर स्थिति प्रदर्शित कर रहा है, और इसको हमने R1 सदिश से व्यक्त किया है। अब अगले क्षण मान लिया वस्तु Q पर पहुंच जाती है, विस्थापित हो जाती है Q बिंदु पर, तो इसे बिंदु पर वस्तु की स्थिति प्रदर्शित करने के लिए हमें स्थिति सदिश OQ की जरूरत पड़ेगी। तो वस्तु की बिंदु P पर स्थिति जो है OP सदिश से प्रदर्शित की गई है, और बिंदु Q पर वस्तु की स्थिति OQ सदिश से प्रदर्शित की गई है। OP R1 है और OQ R2 है, यानी ये R1 और ये R2। तो वस्तु जब क्योंकि P पर थी Q पे पहुंच गई, तो वस्तु का विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन सदिश पता करना है। तो देखिए बस P से Q को तीर द्वारा मिला दीजिए, P को Q से तीर द्वारा मिला दीजिए, तो हमें ये विस्थापन सदिश पता लग जाता है कि T2 - T1 समयांतराल में वस्तु में कितना विस्थापन हुआ, और ये हो जाएगा विस्थापन सदिश। और विस्थापन सदिश जो है वो हो रहा है PQ, ऐसे लिखेंगे विस्थापन सदिश, और PQ का मान हम ज्ञात करते हैं। तो PQ जो विस्थापन सदिश है वो बराबर हो जाएगा, अंतिम जो पोजीशन थी वस्तु की स्थित सदिश जो थी वो थी OQ सदिश में से OP सदिश जो है घटा देंगे। मतलब जो अंतिम स्थिति थी, अंतिम स्थिति को, वस्तु की अंतिम स्थिति को OQ सदिश से प्रदर्शित किया गया था, तो OQ में से घटाएंगे वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, और उसको व्यक्त किया गया था स्थिति सदिश OP से, जो कि R1 है। तो OQ को प्रदर्शित किया गया R2 से और OP को किया गया है R1 से। तो इस तरह से इसको हम R12 लिखें 1 से 2 की तरफ, तो ये R12 हो जाता है। तो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखिए पोजीशन वेक्टर
क्या करता है, किसी वस्तु की पोजीशन को व्यक्त करता है, उसकी स्थिति को व्यक्त करता है। और स्थिति को व्यक्त करने के लिए मैंने कहा ना, एक रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ बिंदु चाहिए। तो भौतिक विज्ञान में संदर्भ बिंदु हम अधिकतर मूल बिंदु को मान लेते हैं और मूल बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति बता देते हैं कि वो इस दिशा में ऐसे इतनी दूर पर स्थित है। तो हमने वस्तु की P, जब वस्तु P स्थिति में थी, P बिंदु पर थी, तो उसको स्थित सदिश OP से व्यक्त किया। और जब वो Q में पहुंच गई तो हमने स्थित सदिश OQ को लिया। तो P से Q जाने में कितना विस्थापन हुआ, वो विस्थापन सदिश से व्यक्त किया गया है। तो हमने विस्थापन निकाल भी लिया। और इसको निकालते समय ध्यान ये रखना है कि जो अंतिम पोजीशन है ना, अंतिम पोजीशन का जो सदिश है, उसमें से प्रारंभिक स्थिति के लिए जो प्रयोग किया गया स्थित सदिश है, उसको घटाएंगे। ऐसा नहीं कि R1 में से R2 घटा दें, अंतिम में से प्रारंभिक को घटाते हैं। और वैसे भी यहाँ पर सदिशों के योग का जो है नियम लग रहा है, ये आगे चल के फिर हम बताएंगे। और R1 और R2 को x और y जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं, निर्देशांक होते हैं, उसके आधार पर और स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर जो है आपको ये जानना जरूरी है कि स्थिति सदिश क्या है और विस्थापन सदिश क्या है। स्थिति सदिश से स्थिति व्यक्त करते हैं और विस्थापन सदिश से वस्तु का विस्थापन व्यक्त किया जाता है। दोनों वेक्टर हैं, सदिश राशियां हैं। स्थित सदिश है वो भी वेक्टर है और नाम ही है उनका कि स्थित सदिश और विस्थापन सदिश, है ना, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम जो है सदिशों को जो है जानेंगे। विभिन्न प्रकार के सदिश जो होते हैं उनका थोड़ा, हमें बहुत ज़्यादा नहीं उसको डिटेल में पढ़ना, हमें उतना पढ़ना है जो फिजिक्स के लिए बहुत जरूरी है। तो ये आप नोट कर सकते हैं जो इधर लिखा हुआ है ना। अब हम बात करेंगे सदिशों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, या कहें सदिशों के प्रकार, है ना। सभी तो हम नहीं यहां ले रहे हैं, सदिशों के प्रकार। अब ऐसा नहीं कि इतने ही प्रकार के और भी हैं, लेकिन हम जो है वही ले रहे हैं जो कि हमें जरूरत है। डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं समान सदिश। समान सदिश जैसा कि नाम है, ये इसको कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। ऐसे दो सदिश जिनका परिमाण तथा दिशा समान हो, उन्हें समान सदिश कहते हैं। समान सदिश या समान वेक्टर कहते हैं। अब जैसे कि हमने एक तीर का निशान बनाया, ये मान लिया सदिश ए है, दूसरा सदिश बना दिया ये। ठीक है, दोनों की दिशाएं समान हैं, ए और बी सदिश समान हैं, क्योंकि इनकी तीरों की लंबाइयां समान हैं और दिशा भी समान है। तो यहाँ पर समान सदिश जो होते हैं वो एक दूसरे के समांतर हो सकते हैं, या एक ही रेखा में भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे। यानी कोण उनके बीच में कैसा होना चाहिए, 0 डिग्री का होना चाहिए। तो ऐसे दो सदिश जिनके की परिमाण और दिशा दोनों समान हुए तो उन्हें समान सदिश कहेंगे। अब इसका उल्टा असमान सदिश। असमान सदिश अनइक्वल वेक्टर, या कहें अपोजिट वेक्टर, ठीक है ना। अपोजिट, इनको अपोजिट कहेंगे वेक्टर। और
असमान न कह करके विपरीत कहें तो ज्यादा शब्द अच्छा है, विपरीत, विपरीत सदिश। असमान तो कैसे भी हो सकते हैं, है ना, उनका परिमाण अलग अलग हो तो भी वो असमानी कहे जाएंगे। लेकिन विपरीत सदिश का मतलब है ऐसे दो सदिश, ऐसे दो सदिश जिन का परिमाण समान परंतु दिशा विपरीत, विपरीत हो, उन्हें विपरीत सदिश कहते हैं। आसान है एकदम से कि ऐसे दो सदिश जिनका परिमाण समान परंतु दिशा विपरीत हो उन्हें जो है विपरीत सदिश कहते हैं। जैसे कि मान लिया हमने एक सदिश बनाया ए, जिसकी दिशा जो है बाईं ओर से दाईं ओर की है। दूसरा जो है हमने सदिश बनाया और उसकी दिशा दाएं से बाईं ओर है, तो ये बी हो गया। यहां पर हम लिखेंगे ए जो सदिश है वो माइनस बी, यानी एक दूसरे के विपरीत है। परिमाण तो बराबर है, तीर की लंबाई बराबर है, लेकिन दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। इसलिए भिन्न भिन्न का मतलब एक दूसरे के विपरीत हैं। यहां पर कोण जो बनेगा, यहां तो कोण कितना बनता है 0 डिग्री का, यहां पर कोण जो बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। दो सदिशों के बीच, दो वेक्टर्स के बीच जो है कोण जो बन रहा होना चाहिए वो 180 डिग्री का होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है या फिर जो है दूसरा चित्र हो सकता है कि इस तरह से एक ऐसे हो और एक उसी रेखा में दूसरी तरफ को हो, है ना। ये इधर है, बी थोड़ा पीछे की तरफ है ना। मतलब एक जो है बाएं से दाईं ओर है, दूसरा दाईं से बाईं ओर है। तो इसको भी विपरीत सदिश दिखाने के लिए फिर से एक बार देख लीजिए। विपरीत सदिश का मतलब है एक पलिया ऐसे जा रहा है, दूसरा उससे विपरीत दिशा में ऐसे जा रहा है ना। परिमाण बराबर हैं और दिशाएं भिन्न भिन्न हैं, तो ऐसे सदिशों को, ऐसे वेक्टर को हम विपरीत वेक्टर कहते हैं। तीसरे प्रकार का जो हमारा सदिश है उसको कहते हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होता है, नाम से स्पष्ट है। तीसरा एकांक सदिश, जिसको कहेंगे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है, उसे एकांक सदिश कहते हैं। अब यहां पर किसी दिए गए वेक्टर का, किसी दिए गए सदिश का एकांक सदिश कैसे ज्ञात करते हैं वो भी समझ लीजिए। माना जो है सदिश हमारे पास है ए है। अब इसका हमें एकांक सदिश ज्ञात करना है। तो ए वेक्टर ए, इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए का एकांक सदिश, एकांक सदिश बराबर हो जाएगा क्या, सदिश या वेक्टर ए लिख देते हैं, सदिश ए बटे इसका परिमाण, सदिश ए का परिमाण। और परिमाण को हम ऐसे लिखते हैं, देखिए, और एकांक सदिश ये लिखेंगे, ऊपर एक कैप लगा देंगे, इसको पढ़ते हैं ए कैप। ए कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर ए बटे इसका परिमाण। परिमाण को व्यक्त करते समय हम ये समांतर रेखाओं के अंदर वेक्टर ए को बंद कर देते हैं। इसी वेक्टर का परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं ये हम आगे बताएंगे कि ए वेक्टर है उसका परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर तो हमें वेक्टर जो दिया गया वही लिखना है,
नीचे उसका परिमाण लिखना है। ठीक है, तो परिमाण निकालना हम बताएंगे। अब हम लंब कोणीय एकांक सदिश के बारे में भी मालूम होना चाहिए हमें, जो कि बहुत ही प्रयोग किए जाते हैं। चौथा है लंब कोणीय एकांक सदिश। इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर, जो कि यक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के संगत लिए जाते हैं। उन्हीं को हम लंब कोणीय यूनिट वेक्टर, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो ये लंब कोणीय वेक्टर क्या है कि यक्ष वाई तथा जेड अक्ष के संगत लिए जाने वाले एकांक सदिशों को लंब कोणीय सदिश कहते हैं। लंब कोणीय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। मतलब इन्हीं दो के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे कि हमारा देखिए, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष हुआ, ये वाई अक्ष हुआ, ये जेड अक्ष हुआ। तो इसके अनुदिश जो एकांक सदिश लिया जाता है वो आई कैप लिया जाता है। वाई अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश लिया जाता है वो जे कैप लिया जाता है। और जेड अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश लिया जाता है वो के कैप लिया जाता है। और इन सभी का परिमाण तो एक होगा, है ना। मतलब आई कैप बराबर होगा जे कैप बराबर होगा के कैप बराबर होगा 1। इन सब का परिमाण 1 होगा और दिशाएं जो हैं एक दूसरे से के बीच 90 डिग्री का कोण होगा। और ये एक्स वाई और जेड एक्सिस के अनुदिश इनकी दिशाएं होंगी। अब मान लिया कहीं पर लिखा हुआ 10 आई कैप, ये लिखा है वेक्टर ए बराबर है 10 आई कैप। इसका मतलब वेक्टर ए जो है तुरंत हम जान जाएंगे कि ये एक्स अक्ष के अनुदिश है, क्योंकि आई कैप लगा हुआ है। या लिखा हुआ बी बराबर है -5 जे कैप। तो इससे पता लगा कि ये जो है वेक्टर है जो कि ऋणात्मक वाई अक्ष की दिशा में है, क्योंकि -j कैप लगाया गया है। इसका परिमाण तो 5 है, लेकिन दिशा इस चिन्ह से, माइनस चिन्ह से व्यक्त हो रही है। ये ऋणात्मक वाई अक्ष के अनुदिश है। तो ये एकांक सदिश जो होते हैं, लंबकोणीय एकांक सदिश, इनका भी काफी प्रयोग हम करेंगे। अब एक अंतिम सदिश है जिसको हम शून्य सदिश कहते हैं। शून्य सदिश, जीरो वेक्टर। तो वह वेक्टर, वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है तथा दिशा ज्ञात नहीं होती है, उसे शून्य सदिश कहते हैं। शून्य सदिश कहते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे मान लिया वेक्टर ए जो है बराबर है वेक्टर बी के, ठीक है ना। अब इसको ए में से बी को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, शून्य सदिश मिलेगा, है ना। दिशा कैसे बता पाएंगे, दिशा नहीं बता सकते, है ना। तो परिमाण इसका शून्य है, यानी दो समान सदिशों को घटाने पर हमें शून्य सदिश प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे सदिशों का जोड़ना। सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है ना। सदिशों का जोड़ना मालूम ही होना चाहिए। सदिशों का जोड़ना, सदिशों का जोड़ना, जिसको कहेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम एक तो ज्यामितीय विधि से कैसे करते हैं, तो ज्यामितीय विधि से देखिए कैसे करेंगे।
मान लिया हमारे पास दो वेक्टर हैं, सदिश हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो वेक्टर ए को पहले हम बना लेते हैं। वेक्टर ए, दिशा नहीं बदलनी चाहिए, तीर की लंबाई उतनी बननी चाहिए जितनी की दी गई है ना। अब वेक्टर बी को क्या करेंगे, वेक्टर बी के जो स्टार्टिंग बिंदु है जिसको हम टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं, इसको टेल कहते हैं, हेड टेल, पूंछ है और ये बाणाग्र है ना। तो अब वेक्टर बी को ए के साथ जोड़ना है, तो वेक्टर बी की जो टेल है उसको हम वेक्टर ए के बाणाग्र पर रखते हैं और दिशा नहीं बदलनी चाहिए, मतलब इसके समानांतर यहां पर एक हम सदिश बना देते हैं जिसकी तीर की लंबाई बी के बराबर होनी चाहिए। और प्रथम वेक्टर जो ए है हमारा, उसके टेल से और बी के बाणाग्र तक मिलाने वाला जो सदिश होगा वही जो है इन दोनों सदिशों का योग प्रदर्शित करेगा। ये वाला मतलब ये OP है, ये OQ है, PQ है, तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, सदिश ए सदिश बी को जोड़ दिया तो हमें एक नया सदिश मिला R। तो OP सदिश प्लस PQ सदिश बराबर है OQ सदिश, या कहें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर है वेक्टर R। ये सदिश के फॉर्म में लिखा गया। तो हमने क्या यहां ज्ञात किया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब यदि उल्टा हम कर दें, वेक्टर बी में वेक्टर ए जोड़ें, तो देखिएगा क्या मिलता है। देखिए वेक्टर ए को हमने पहले क्या बनाना पड़ेगा, वेक्टर बी बनाना पड़ेगा। हमने वेक्टर बी बनाया। अब इसके हेड पर मतलब सिर पर हमें क्या रखना है, ये दूसरा वेक्टर थोड़ा इधर बना लेते हैं। वेक्टर बी बनाया, इसके हेड पर, वेक्टर बी के हेड पर इसकी ए की टेल को रखेंगे, ये वाला, और ए के का जो परिमाण है और दिशा वही रखते हुए हमने वेक्टर ए को बनाया। अब देखिएगा, अब ये जो ए की जहां से बी की जहां से शुरुआत हो रही है और वेक्टर ए का जो बाणाग्र है उसको ज्वाइन कर दीजिए, मिला दीजिए, है ना। तो वेक्टर बी से शुरू करके वेक्टर ए के बाणाग्र तक ले जाइए, तो बी और ए और ये मान लिया आर डैश बन गया। देखिए चित्र में देख के पता लग रहा होगा कि जो बी ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो योग आया है, उनका जोड़ करके जो रिजल्ट आया है आर, वो ये है OQ है। और यहां पर जो हमें रिजल्ट मिल रहा है जिसको हमने आर डैश लिख रखा है वेक्टर के रूप में, तो वो भी उसी दिशा में लग रहा है। देखिए जो दिशा आर की है वही आर डैश की है और परिमाण भी बराबर ही होगा, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। वेक्टर ए में बी को जोड़े या बी में ए को जोड़े तो परिमाण हमें समान प्राप्त होगा, लेकिन घटाने में ये नियम नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है। घटाना भी बताएंगे, हालांकि अभी जोड़ की बात कर रहे हैं। तो ये ज्यामितीय विधि से हमने दो वेक्टरों को जोड़ा, क्योंकि हमें देखिए परिमाण निकालना पड़ता है, तो इस विधि से ये काम नहीं चलेगा। ये तो ठीक है, हमने उसको दिए गए वेक्टर होंगे उनको जोड़ लेंगे। जैसे कि मान लिया हमें यदि जोड़ना ही है, जैसे कोई भी दो वेक्टर एक्स वाई जेड के कंपोनेंट में हम लिखें, जैसे वेक्टर ए है और इसका मान दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप, और वेक्टर बी बराबर है 3i कैप माइनस j कैप। इनको हमें जोड़ना है तो a वेक्टर बी प्लस बी वेक्टर बराबर हो जाएगा। देखिए i को i साथ जोड़ेंगे तो 5i कैप हो जाएगा, और ये एक धनात्मक है ये एक ऋणात्मक है, तो हमारा इसमें से घट जाएगा 2j कैप। तो a प्लस बी का मान हमारा इतना आ गया। तो ऐसे जोड़ना तो आसान है, लेकिन हमें चाहिए परिमाण। तो परिमाण ज्ञात करने के लिए जो है सदिशों के योग के दो नियम हैं, उनको लिखते हैं। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम
और सदिशों के योग का चतुर्भुज नियम। तो पहले हम सदिशों के योग का त्रिभुज नियम का लिखते हैं, है ना। उसको याद करना है, लिखने को भी आता है। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम और सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम लिखने को आता है परीक्षा में, और उसकी मदद से अब यहां पर तो हम गणितीय विधि से बात करेंगे। अभी तो ज्यामितीय विधि थी, गणितीय विधि में ये आते हैं। और पहला है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। तो त्रिभुज नियम का मतलब है क्या कि ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए ये क्या है, इसका स्टेटमेंट जो लिखा जाता है उसको लिखते हैं। थोड़ी सावधानी रखनी है, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है नहीं छूटने चाहिए। क्या, थोड़ा तो टिपिकल है स्टेटमेंट है। किसी बिंदु पर एक साथ लगने वाले दो सदिशों को परिमाण तथा दिशा सहित परिमाण तथा दिशा सहित एक क्रम में ली गई दो त्रिभुज की दो त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाए तो इन सदिशों का परिमाण त्रिभुज की तीसरी भुजा, परिमाण जो होगा, परिमाण दिशा तथा परिमाण दोनों में, इस बाद में लिख देंगे ब्रैकेट में, परिमाण किया जाए तो सदिशों का परिमाण, इन जो दो सदिश लिए गए हैं उनका परिमाण क्या होगा, विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा, और यहां पर लिख दीजिए परिमाण तथा दिशा, दोनों विपरीत क्रम में ली गई त्रिभुज की तीसरी भुजा से व्यक्त होगा, दूसरी भुजा से प्रदर्शित होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रदर्शित होगा, व्यक्त होगा, एक ही बात। क्या है, किसी बिंदु पर एक साथ लगने वाले दो सदिशों का परिमाण तथा दिशा सहित, सदिशों को परिमाण तथा दिशा सहित एक क्रम में ली गई त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाए तो इन सदिशों का परिमाण विपरीत क्रम में ली गई त्रिभुज की तीसरी भुजा से प्रदर्शित होगा। यानी इन दो सदिशों का, दो वेक्टर का परिमाण क्या होगा, वो त्रिभुज की तीसरी भुजा से व्यक्त किया जाएगा, और ये जो तीसरी भुजा का क्रम जो है वो पहले वाले क्रम से विपरीत होना चाहिए। ये जो यहाँ पर बातें लिखी गई हैं वो कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। किसी बिंदु पर एक साथ लगने वाले दो सदिशों का परिमाण तथा दिशा सहित
यानी दो सदिश हैं जिनके कुछ परिमाण होंगे और दिशा होंगी। अब इन सदिशों को हमें क्या करना है, एक क्रम में ली गई त्रिभुज की भुजाओं से व्यक्त करें। तो जब एक क्रम से हम त्रिभुज की दो भुजाओं से इन दिए गए सदिशों को व्यक्त करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, उसको देखिए, समझिए, इसको चित्र द्वारा समझिए। जैसे मान लिया हमारा एक कोई सदिश जो है ए है ना, ये सदिश मान लिया हम बना देते हैं ए है, ठीक है। एक सदिश बी है, ये बी है, ठीक है। ये सदिश बी है, ये सदिश ये है। अब इन दो सदिश जो है मान लिया किसी एक बिंदु पर एक साथ लग रहे हैं, ठीक है। अब इन सदिशों को किसी त्रिभुज की एक क्रम में ली गई भुजाओं से व्यक्त किया जाए। कैसे? ये मान लिया हमने एक भुजा बनाई त्रिभुज की और उसी क्रम में दूसरी भुजा से दूसरे सदिश को लिया। ये सदिश ए है, ये सदिश बी है। तो अब इन दोनों सदिशों का परिमाण जो होगा इस त्रिभुज, ये तो त्रिभुज की दो भुजाएं हो गई, एक क्रम में हमने इनको लिया लगातार, ओ से पी और पी से क्यू, ओ से पी से क्यू। इन भुजाओं से हमने इन दो सदिशों को व्यक्त कर दिया। अब जो त्रिभुज की तीसरी भुजा है वो इन दोनों के परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी, यानी इन दोनों का रिजल्ट बताएगी। लेकिन उस भुजा को हमें विपरीत दिशा में लेना पड़ेगा। ये देखिए, ये हमने पहले जिस क्रम में भुजाओं को लिया था उस क्रम में न ले करके हमने विपरीत क्रम में तीसरी भुजा को जोड़ा। यदि उसी क्रम वही क्रम रहता तो देखिए ऐसा होता, वो भी देख लो, ये और ये तीर का निशान नीचे की तरफ आता। तो यहां पर तीनों भुजाओं को एक ही क्रम में लिया गया है। ये इस चित्र में तीनों भुजाओं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को एक क्रम में लिया गया है। लेकिन जो हमारा सदिशों के योग का त्रिभुज नियम बताता है कि जो त्रिभुज की तीसरी भुजा लेनी है वो पहली भुजाओं के से विपरीत क्रम में लेनी है। तो देखिए, हमने ओपी ली भुजा, उससे वेक्टर सदिश ए को प्रदर्शित किया और पी क्यू भुजा से हमने वेक्टर बी को प्रदर्शित किया। तो त्रिभुज की भुजा ओ क्यू इन दोनों के परिणामी सदिश को प्रदर्शित करेगी। मतलब यदि मान लिया ये आर है तो ये इन दो आर जो होगा वो सदिश ए सदिश बी का परिणामी सदिश होगा। ये हमारा त्रिभुज नियम है। यहां पर इन दो सदिशों के बीच का कोण जो लिया जाता है वो ये वाला है। इसको आगे बढ़ा दीजिए। ये जो कोण होता है ये सदिशों के बीच का कोण लिया जाता है। परिणामी सदिश जो सदिश ए के साथ कोण बना रहा होता है वो ये होता है। तो सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण ये है, इसको हम कहेंगे सदिशों के बीच का कोण, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से हम त्रिभुज सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम लिखते हैं, है ना। ये नोट कर लिया होगा, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, योग का समांतर चतुर्भुज नियम, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका स्टेटमेंट देख लीजिए और याद करिए, क्योंकि लिखने को आता है परीक्षा में। और इसका परिणाम जो है हम मैथमेटिकली निकालेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे, है ना। आर की वैल्यू क्या होगी? तो एक बिंदु पर एक साथ लगने वाले दो सदिशों को परिमाण
परिमाण तथा दिशा के साथ, वहां भी साथ ऐसे लिख सकते थे, एक बिंदु पर एक साथ लगने वाले दो सदिशों को परिमाण तथा दिशा के साथ समांतर चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज दिशा क्या है, सदिशों के परिमाण तथा दिशा के साथ एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से व्यक्त किया जाए तो इन सदिशों का परिणामी परिमाण तथा दिशा में उस बिंदु से गुजरने वाले समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा। क्या है? एक बिंदु पर एक साथ लगने वाले दो सदिशों को परिमाण तथा दिशा के साथ एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से व्यक्त किया जाए तो इन सदिशों का परिणामी परिमाण तथा दिशा में उस बिंदु से गुजरने वाले समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, जो है अपनी भाषा में मैंने कहा लिख सकते हैं, लेकिन समझ करके इसको करना चाहिए हमें। अब इसको चित्र द्वारा समझ लीजिए। मान लिया वही हमारे जो अभी हमने सदिश बनाए थे, एक सदिश ए है और बी सदिश जैसे ये दिया गया है, बी सदिश है, ये बी सदिश है। अब इन दो सदिश, ऐसे दो सदिश हैं जो एक साथ किसी बिंदु पर लग रहे हैं, ठीक है ना। वो बल हो सकते हैं या कोई भी सदिश राशि हो सकती है। अब इन दो सदिशों को एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं, और वो ऐसी संलग्न भुजाएं जो एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रही हो। देखिए हमने एक सदिश ए लिया और इसी बिंदु से, जहां से ये भुजा प्रारंभ हुई, उसी बिंदु से दूसरी भुजा भी पर प्रारंभ हो रही है, उससे हमने सदिश बी को लिया, ठीक है। तो अब हमने सदिश ए और बी को परिमाण और दिशा के साथ समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न, एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो संलग्न भुजाओं से व्यक्त कर दिया। तो इन सदिशों का परिणामी, इन ए और बी का परिणामी जो होगा वो परिमाण तथा दिशा में उस बिंदु, मान लिया ये बिंदु हमारा ओ है, इस बिंदु से गुजरने वाले समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा। तो इसको पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। ये हमने समांतर चतुर्भुज पूरा किया, और इस बिंदु ओ से, जहां से दो संलग्न भुजाएं ली गई हैं, वहां से पास होने वाले विकर्ण से इन दो सदिशों का
परिणामी सदिश हमें मिलेगा। तो ये जो है ए और बी का जो परिणामी सदिश है, इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, वो ये है। हमारी OP एक भुजा है, ओ दूसरी OQ भुजा है, ये दो संलग्न भुजाएं हैं। उनसे हमने क्रमशः परिमाण और दिशा के साथ दो सदिशों ए और बी को व्यक्त कर लिया है। ये नियम बताता है कि अब इन दोनों का परिणामी जो है वेक्टर, परिणामी सदिश क्या होगा, किससे व्यक्त होगा, वो बताया जा रहा है कि ए और बी का परिणामी सदिश जो होगा वो उस बिंदु का मतलब है जहां से संलग्न भुजाएं प्रारंभ हो रही हैं, उसी बिंदु से गुजरने वाले समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से प्रदर्शित होगा। और ये जो विकर्ण की जो लंबाई होगी और जो दिशा होगी, दोनों जो है, जिसको कहते हैं परिमाण तथा दिशा, दोनों जो है ए और बी के परिणामी वेक्टर को प्रदर्शित करेंगे हैं। तो ये जो विकर्ण है वो ए और बी वेक्टर का परिणामी वेक्टर है, और देखा जाए ये समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है। जो विकर्ण की लंबाई होगी वो इसका परिमाण हो जाएगा ए और बी के परिणामी वेक्टर का, और दिशा तो हम बता देंगे कि ये अल्फा कोण बन रहा है सदिश ए के साथ। अब अगले वीडियो में हम इसका रिजल्टेंट मैथमेटिकल रूप से निकालना सीखेंगे। वो भी लिखने को आता है। देखिए, स्टेटमेंट जो है आपको याद करना है, जो है इसका भी, समांतर चतुर्भुज नियम का भी और त्रिभुज नियम का भी, और फिर उसको मैथमेटिक्स लगा करके आर का मान जो आता है वो हमारा आता है वर्गमूल a² + b² + 2ab cos थीटा। इसको निकालना अगले वीडियो में सिखाएंगे। बिना इसके सीखे आपका काम अधूरा रहेगा। तो निश्चित रूप से आज की बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ में आई होंगी। यदि कोई दिक्कत है तो बताइए, और एक बार फिर से देखिए। देखिए, आपको खुद तैयारी करनी है, कोई आपको तैयारी कराने नहीं आएगा। कहीं भी ट्यूशन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है जब तक खुद आप तैयारी नहीं करते हैं। कोई घोल के पिलाने वाला नहीं है। आप अपनी भुजाओं में ताकत पैदा करिए और लग जाइए, तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। कोशिश करते रहिए, वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।